तो बेटा पहला टॉपिक ये है अब कि एक मेरे पास रेजिस्टेंस है और उसे मैं कनेक्ट करता हूं किससे, एसी सोर्स से। तो टॉपिक है बेटा एसी सर्किट कंटेनिंग या कंटेन रजिस्टर ओनली। केवल एक मेरे पास रजिस्टर है, उसे एसी सोर्स से कनेक्ट करता हूं बस। क्या करें बेटा, लेट अस कंसीडर a resistor of resistance R is connected to the AC source of EMF E। ये बेटा एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर को मैंने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ईएमएफ बेटा ई, ये एसी का सिंबल है बेटा, ये इसे कहते हैं एसी सोर्स। तो पहले बेटा इक्वेशन ऑफ ईएमएफ E equals to E naught sin omega t। Then by Ohm's law मुझे EMF की इक्वेशन गिवन है और मैं बेटा करंट की इक्वेशन निकालना चाहता हूं। तो जब करंट की इक्वेशन निकालेंगे तो I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, E बाई आर। तो I इक्वल्स टू बेटा E नॉट बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। बट E नॉट बाई आर इक्वल्स टू I नॉट, और I नॉट को कहते हैं बेटा पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट इन आर रेजिस्टेंस में। तो बेटा देन इक्वेशन 2 becomes I equals to बेटा I नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे वोल्टेज की इक्वेशन दी थी ईएमएफ की, और ये बेटा किसकी इक्वेशन है, करंट की। दोनों को कंपेयर करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 ई है, आई है, ई नॉट है, आई नॉट है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। E and I are in the same phase. That is phase difference between E and I is 0। E और I के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है बेटा, 0। तो ये बेटा कंक्लूजन है, कहीं भी ऑल्टरनेटिंग करंट में रजिस्टर कनेक्ट मिलेगा तो जिस फेज में करंट चलेगी उसी फेज में वोल्टेज होगी, हमेशा फेज डिफरेंस 0 होगा। और यहां बेटा ये
करंट होने के बावजूद ऑल्टरनेटिंग करंट वेक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। हर इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन अलग हो जाती है। वोल्टेज और करंट जब मैं निकालूंगा एक वेक्टर लो को ओबे करना शुरू कर देता है, क्योंकि हर जगह एंगल अलग होता है। तो कभी भी कोई रेजिस्टेंस ऑल्टरनेटिंग करंट से जुड़ा मिलेगा तो आपको मान के चलना है कि इसमें करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। अब इस चीज को दिखाने के लिए सबसे पहले देखते हैं वेव इक्वेशन या वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में बेटा ये टाइम, ये बेटा ई एंड आई, ये क्या है ईएमएफ, और इसी के साथ बेटा ये करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट थोड़ा कम होगा, यहां पर ये ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये ई आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट। फिर होता है बेटा फेजर डायग्राम। ये ई एंड आई, ये बेटा ईएमएफ, ये बेटा करंट, और ये एंगल होता है ओमेगा टी। दोनों एक ही फेज में रहेंगे। तो जब भी आपको आता है कि डिस्कस द रजिस्टर कनेक्टेड टू द एसी सोर्स, एसी सोर्स से मैंने एक रजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है, तो उस केस में करंट और ईएमएफ के बीच में जो बेटा एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, फेज डिफरेंस बेटा 0 डिग्री होगा, और मींस ई और आई दोनों ही एक फेज में रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो रजिस्टर की सिचुएशन है। रेजिस्टेंस एसी से लगाओ डीसी से लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जो इंडक्टर और कैपेसिटर्स हैं उनमें बेटा बहुत फर्क पड़ता है, और वो ही मेन है। फिर इनके कॉम्बिनेशन चलेंगे, आर और एल सर्किट, आर और सी सर्किट, एल और सी सर्किट, आर एल सी सर्किट, क्योंकि मुझे इनके फेजेस को चेक करना है। तो इसके बाद बेटा किसी को कोई डाउट हो इसमें तो बात करो, नहीं तो बेटा फिर मैं लेता हूं एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो अब जो मेरा दूसरा टॉपिक है बेटा वो क्या है, कंटेन्स इंडक्टर ओनली। इंडक्टर आपको पता है जो स्प्रिंग सोलिनॉइड की फॉर्म होती है, और बेटा इसमें हमने सेल्फ इंडक्टर निकाला था एल, और ये भी करंट को फ्लो करता है ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स पर टर्न, क्योंकि पर टर्न फ्लक्स चेंज होता है। तो यहां भी बेटा वही सिचुएशन बनेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हुआ क्या, एसी सर्किट कंटेन इंडक्टर ओनली। लेट अस कंसीडर an inductor of inductance L is connected to the AC source of EMF E। एक बेटा इंडक्टर
and this is AC source. हाँ और बेटा ये है L, ये है AC सोर्स। लेट E equals to E naught sin omega t is the equation of EMF. अब बेटा मुझे निकालना है इसमें करंट। इन इंडक्टर द इंड्यूस्ड EMF E equals to minus L di by dt और नेगेटिव बेटा ड्यू टू लेंज लॉ। ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो E लिख सकता हूं E इक्वल्स टू L di by dt। नेगेटिव साइन अंडरस्टूड है। कितनी बार हम देख चुके हैं कि नेगेटिव साइन का जो कोज होता है बेटा वो लेंज लॉ होता है। अब यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 L di by dt E naught sin omega t di equals to beta E naught by L sin omega t dt। मुझे चाहिए करंट। इंटीग्रेट। अब यहां पर कोई बेटा टाइम लिमिटेशन तो नहीं है मेरे पास कि मुझे 2 मिनट के लिए, मुझे 1 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए कब तक करंट पास करनी है। तो ऐसे केस में बेटा हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई ई नॉट बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी आई इक्वल्स टू बेटा ई नॉट बाई एल और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी और बेटा डिवाइडेड बाई ओमेगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। तो आई इक्वल्स टू बेटा माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल और कोस ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन बेटा 3। और यहां पर इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं कि ये इंडक्टर को, जो इंडक्टर आपने पढ़ा था उससे बिल्कुल डिफरेंट कर देता है। जरा देखो, वेयर ओमेगा एल को लिखते हैं बेटा हम एक्सएल and XL is inductive reactance. What is the inductive reactance? रजिस्टर करंट के फ्लो को अपोज करता है ड्यू टू द नेचर ऑफ मटेरियल, बट इन इंडक्टर द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न अपोज द फ्लो ऑफ करंट। पर टर्न फ्लक्स चेंज होता है और उसकी वजह से वो करंट के फ्लो को क्या करता है, रजिस्ट करता है, अपोज करता है। इसलिए इसका नाम रजिस्टर नहीं लिख सकता, हम यहां बोलते हैं इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इज द फिनोमिनन ड्यू टू द प्रोसेस। एक प्रोसेस के थ्रू जब करंट को रजिस्ट करता है उसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी मैं बाद में बात करूंगा, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो यहां पर यदि एक्सएल की बात करता हूं तो ओमेगा होता है बेटा 2 पाई न्यू, तो एक्सएल इक्वल्स टू बेटा 2 पाई न्यू एल।
XL is directly proportional to nu. यदि मैं XL और ओमेगा के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये XL ये ओमेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन, और यदि मैं फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा तब भी क्या होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तब भी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। पहले यहां तक देखो, एक मिनट, कोई भी डाउट है, क्योंकि 2-3 बार में अभी खत्म होगा, पहले इस सिचुएशन को जरा देखो, 1 मिनट में आ रहा हूं, जरा 1 मिनट इसे देखो। कोई डाउट बेटा? धीरज, धीरज। सर जी। हाँ बेटा। जी इंडक्टिव रिएक्टेंट बता दो। बेटा मैंने कहा मैं इस टॉपिक को करा दूं, अभी ये बिल्कुल सेपरेटली डिफाइन करूंगा मैं अभी। ओके सर। तो बेटा यदि मैं एक्सेल और न्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, ये इंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर जो इक्वेशन बनी थी वो इक्वेशन क्या थी, I इक्वल्स टू इंटीग्रेट हो गया था -E0 XL cos ऑफ ओमेगा टी। बाई ओम्स लॉ E0 XL को हम लिखते हैं बेटा I0, और I0 क्या है बेटा, पीक वैल्यू ऑफ करंट इन इंडक्टर। इसे कहते हैं बेटा पीक वैल्यू। और यहां पर यदि मैं I0 की बात करता हूं तो E0 डिवाइडेड बाई XL क्या था बेटा, 2 पाई न्यू एल, या I0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और यदि करंट, बहुत आते हैं बेटा पेपर में कि करंट और फ्रीक्वेंसी, और ये भी किसमें होता है, इंडक्टर में करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑल्टरनेटिंग करंट की जितनी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाओगे, फ्रीक्वेंसी यदि इंक्रीज होती जाएगी तो बेटा उसमें करंट कम होता जाएगा। इंडक्टर एक ऐसी सिचुएशन है, यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो इसमें करंट का फ्लो रिड्यूस होता चला जाता है।
क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। जब एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा, तब बच्चे को एहसास होता है कि क्या हो रहा है ये। अब कुछ इतने बेवकूफ बच्चे हैं, 5-6 बच्चे ऐसे हैं, ये बीच में ही क्लास को अपना डिप करा रहे, आराम से बैठ जाते हैं। इन्हें सालों को ये नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा था, क्या पढ़ना है। कुछ इनमें से ऐसे हैं, उन्हें को देना दाना तो कुछ होता नहीं, बस आएंगे, जब मर्जी बंद करा, जब मर्जी ऑन कर लिया, धर्मशाला सी बनाई हुई है। तो ये बेटा, ये तो होगी करंट की इक्वेशन, ये हो गया ईएमएफ। अब बात करें यहां, यदि मैं इस इक्वेशन को लूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 I इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी। अब बेटा नेगेटिव साइन तो नहीं चाहिए, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, I इक्वल्स टू माइनस आई नॉट, कोस को क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा। और इस नेगेटिव साइन को यदि अंदर एडजस्ट कर दूं, तो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और ये बेटा इक्वेशन होती है जिसकी करंट की। दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट इन इंडक्टर। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, पहले में इक्वेशन थी E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर इक्वेशन है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मीन्स करंट 90 डिग्री पीछे है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा बेटा, I लेग्स बिहाइंड। I lags behind E by pi by 2 in phase. That is phase difference between E and I in case of inductor is pi by 2। तो रजिस्टर जब मैं एसी सर्किट से कनेक्ट करता हूं, तो फेज डिफरेंस बेटा दोनों के बीच में 0 होता है। जिस डायरेक्शन में करंट होगी उसी डायरेक्शन में ईएमएफ होगा। लेकिन इंडक्टर में ईएमएफ पहले आ जाता है और करंट बाद में आती है। रीजन क्या है, क्योंकि जब करंट फ्लो करती हुई आएगी, जो इंड्यूस करंट है उस करंट को अपोज करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। तो जो ये प्रोसेस है कि करंट ऐसे पास हो रही है और वो उसे रजिस्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां पर करंट हमेशा 90 डिग्री पीछे होती है। ये बेटा इसका कंक्लूजन। उसके बाद आता है बेटा वेव डायग्राम। यदि इसमें मैं वेव डायग्राम बनाता हूं, ये बेटा टाइम, ये है ईएमएफ एंड करंट, ये बेटा ईएमएफ और करंट माइनस कॉस है, और नेगेटिव का ग्राफ बनता है बेटा यहां से। This is the peak value of EMF and this is the peak value of the current. ये इसका वेव डायग्राम है। करंट 90 डिग्री पीछे होगा। अब बेटा मेन है इसका फेज डिफरेंस। कभी कभी एक नंबर में, 2 नंबर में अलग से आ जाता है। ड्रॉ द फेज डिफरेंस या फेजर डायग्राम ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो बेटा उस सिचुएशन को यदि देखें, फेजर डायग्राम
मेन है इसमें, इन्हें टॉपिक्स भी लेंगे एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन बेटा मेन कॉन्सेप्ट है आगे के क्वेश्चंस के लिए। एसी सर्किट में रजिस्टर लगा है, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि रजिस्टर लगा है तो इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं, इंडक्टर है तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। तो ये बेटा छोटी छोटी सिचुएशंस को कंसीडर करेंगे। और मैं बता दूं संडे को टेस्ट है, मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूं ईएमआई का, और टाइमिंग होगी 11 बजे। 11 बजने के 5 मिनट पर आपके पास लिंक होगा और बस टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे सारे बच्चे। जिन जिन का टेस्ट होगा मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग होती है, और फिर उसी के जस्ट बाद उसके पापा से बात करेंगे जो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेगा। तो बेटा अब है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने का तरीका क्या होता है वो सीखो जरा। ये बेटा ई एंड आई दोनों एक ही एक्सिस पर ले लिए, और ये है बेटा टाइम, और इस एक्सिस को थोड़ा पीछे ले आओ, इसे थोड़ा सा पीछे निकाल दो। तो करते क्या है कि ये मेरा पहले ईएमएफ थी, ईएमएफ की ये है पीक वैल्यू, यहां से कंपास लेके ये पॉइंट लेके और यहां सेंटर पे रख के एक पूरा सर्कल बना दो, जिससे कि इसका एम्पलीट्यूड हर जगह सेम रहे। एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब हर जगह ईएमएफ क्या होगा, सेम होगा। अब यहां से टेंजेंट ड्रॉ करो, ये इसका एक टेंजेंट, और इस पॉइंट से इस पर एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दो, और ये एंगल होगा बेटा ओमेगा टी। पहले वेव बनाई, वेव बना के इसका एक मिड पॉइंट लिया, कंपास रख के इसका पूरा ऐसे सर्कल बना दिया, सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहां से इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। अब बेटा करंट 90 डिग्री पीछे थी, यहां से करंट इस पर भी बेटा एक सर्कल बना दिया, और बेटा ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है। जब आप कंपास से बनाएंगे, एक पहले बड़ा सर्कल, एक इसका एम्पलीट्यूड ले, इसका सर्कल, सर्कल इसलिए बना दें जिससे कि टेंजेंट ड्रॉ कर दें, और ये होगा बेटा आई नॉट, ये ओमेगा टी, और ये पूरा एंगल 90। तो करंट का एंगल जो ये बचा, ये कितना होगा 90 माइनस ओमेगा टी। इसे कहते हैं बेटा फेजर डायग्राम। तो इंडक्टर 5 नंबर का टॉपिक बेटा आ जाता है, इसमें कई क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं। इंडक्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली, एलसीआर सर्किट, एलसी ऑसिलेशन, ट्रांसफॉर्मर, लेकिन बिहेवियर है, डेरिवेशन अलग है, एग्जाम में आ जाती है, पर इसके कंक्लूजन ध्यान रखते हैं कि जो एक बच्चा बात कर रहा था कि सर मुझे समझ नहीं आया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा मेटल की या किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रजिस्ट करती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं है, जो एक बिहेवियर है, जो बिहेवियर है, जो करंट के फ्लो को रोकता है, जो एक प्रोसेस है, उसे नाम देते हैं रिएक्टेंस। रिएक्शन एक एक्शन के थ्रू
जब वो करंट को रोकता है उसे बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी कैपेसिटिव भी आएगा, दोनों को बेटा साथ साथ डिफाइन करूंगा मैं। तो अभी ये दो टॉपिक्स को बेटा ध्यान रखेंगे। और कल टेस्ट है कितने, 11 बजे, और सारे बच्चे अटेम्प्ट करें। और अभी भी 5-7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फीस सबमिट नहीं करी है। देख लो बेटा, क्यों मुझे मजबूर करते हो कि मैं रिमूव करूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाकी आपकी मर्जी है तुम्हारी, जैसे तुम करोगे। कितने दिन तक कोई एडजस्ट करेगा? और उसके बेटा गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते।